नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार सैनी मॉडर्न टास्क क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों की। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लगभग सभी एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जानते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत होते क्या हैं। दोस्तों, हमारा देश लोक कल्याणकारी राज्य बने, इसके लिए कुछ तत्वों की सहायता ली जाती है ताकि इस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। इन तत्वों को नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। ये तत्व संवैधानिक नहीं है, यानी इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, फिर भी लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फ्रेंड्स, नीति निर्देशक सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी थे। यह सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी थे। तब इनको नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं बोला जाता था, इनका नाम था अनुदेश प्रपत्र। तब इन्हें अनुदेश प्रपत्र बोला जाता था। यह प्रपत्र भारतीय गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों के लिए जारी किया जाता था। अनुदेश प्रपत्र गवर्नर जनरल और जो प्रांतों के गवर्नर होते थे उनके लिए जारी किया जाता था। फ्रेंड्स, नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान के भाग 4 में स्थित है। ये भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से 51 तक है। नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 तक है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इनका स्रोत है आयरलैंड। भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कौन कौन से नीति निर्देशक सिद्धांत हैं और किस किस अनुच्छेद में है। पहला नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 38 में है। इसमें प्रावधान है कि राज्य ऐसी समाज व्यवस्था बनाए जिससे लोक कल्याण में अभिवृद्धि हो और नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। अनुच्छेद 38 में प्रावधान है कि राज्य ऐसी समाज व्यवस्था बनाए जिससे नागरिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त कर सकें। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त कर सके। अगला नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 39 क में है। इसमें प्रावधान है कि सभी को समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता और समान वेतन दिया जाए समान कार्य के लिए। इसमें है सभी को समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता और समान कार्य के लिए समान वेतन। इस बात का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 39 क में है। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 39 ख। इसमें कहा गया है कि जो सार्वजनिक धन है उसका प्रयोग सार्वजनिक हित के लिए किया जाए। सार्वजनिक धन सार्वजनिक हित में काम आए। मतलब सार्वजनिक धन का
नियंत्रण और स्वामित्व इस प्रकार किया जाए कि वो सार्वजनिक हित का एक साधन बन सके। अगला नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 39 ग में है। इसमें धन के वितरण की बात की गई है। धन के वितरण का प्रावधान अनुच्छेद 39 ग में है। दोस्तों आगे बात करते हैं अनुच्छेद 40। इसमें ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 के अनुसार ही ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। आगे बात करते हैं व्यक्ति को कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार भी है। यह प्रावधान अनुच्छेद 41 में किया गया है। अनुच्छेद 41 है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। यह अधिकार सभी के लिए नहीं है, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही यह अधिकार दिया जाता है। अब आगे बात करें अनुच्छेद 42। इसमें जो कामगार हैं उनके लिए न्याय संगत और मानवोचित दशाएं उपलब्ध करवाई जाएं तथा जो प्रसूति महिलाएं हैं उनके लिए सहायता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 42 इसमें कामगार मजदूरों के लिए न्याय संगत और मानवोचित दशाएं और प्रसूति महिलाओं के लिए सहायता का प्रावधान है। प्रसूति महिलाओं के लिए सहायता। दोस्तों आगे बात करते हैं अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में प्रावधान है कि काम करने वाले मजदूरों और जो कुटीर उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाए। अनुच्छेद 43 है कामगार मजदूरों और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। इस बात का प्रावधान अनुच्छेद 43 में है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आगे बात करते हैं अनुच्छेद 44। इसमें समान सिविल संहिता की बात की गई है। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता। सिविल संहिता सभी के लिए समान होगी, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि जो SC, ST और OBC है उनको शिक्षा और अर्थ संबंधी कार्यों में कुछ छूटें दी जाएं और उनके हितों में अभिवृद्धि की जाए। अनुच्छेद 46 है SC, ST और OBC को शिक्षा और अर्थ संबंधी कार्यों में छूट दी जाए। अर्थ संबंधी कार्यों में छूट और इनके हितों में वृद्धि की जाए।
इस बात का प्रावधान अनुच्छेद 46 में है कि SC, ST और OBC को शिक्षा अर्थ संबंधी कार्यों में छूट दी जाए और इनके हितों में वृद्धि की जाए। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में राज्य के कर्तव्य की बात की गई है। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि पोषाहार का स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य होगा। पोषाहार, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य होगा। लोक स्वास्थ्य में सुधार राज्य का कर्तव्य है। यह राज्य का कर्तव्य है कि पोषाहार के स्तर को बढ़ाए, जीवन स्तर में सुधार करे और लोक स्वास्थ्य में सुधार लाए। ये राज्य का कर्तव्य है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन की बात की गई है। कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन के संगठन की बात अनुच्छेद 48 में की गई है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 48 क। अनुच्छेद 48 क। अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा की बात की गई है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा की बात की गई है। वन और वन्य जीवों की सुरक्षा, इस बात का प्रावधान अनुच्छेद 48 क में किया गया है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि जो राष्ट्रीय स्तर के और महत्व के स्मारक स्थल और वस्तुएं हैं उनका संरक्षण किया जाए। जो राष्ट्रीय स्मारक स्थल और वस्तुएं हैं इनका संरक्षण किया जाए। यह प्रावधान अनुच्छेद 49 में है। फिर है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग काम करेंगी, एक दूसरे के कार्य में दखल अंदाजी नहीं करेंगी। इस बात का प्रावधान अनुच्छेद 50 में है। फिर है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। इस प्रकार अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।